साथियों, इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर के जाम गांव में, जहां पे कि यूपी पीसीएस में एक प्रतिभागी हैं जो 11वीं पोजीशन उनकी आई हुई है और इनकी पढ़ाई लिखाई भी जौनपुर से ही हुई है। तो आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने सफलता हासिल की है, ताकि और लोगों को कुछ मार्गदर्शन कर सकें। वो तो पहले बहुत बहुत बधाई हो इस पोजीशन के लिए। थैंक यू। और यहीं से आपकी पढ़ाई लिखाई और इंग्लिश मीडियम से आपने इंटर तक किया है। हाँ। और इस तरह से आप आईसीएसई बोर्ड हाँ जी। से किया है, तो हाँ। आपको इसमें जैसे हमेशा कहा जाता है कि इस तरह से इंग्लिश मीडियम आईसीएसई बोर्ड हमेशा या सीबीएसई बोर्ड को प्रेफरेंस दिया जाता है, तो आपने इंटर तक की पढ़ाई आपने आईसीएसई बोर्ड से की है, तो क्या कुछ रहा है, कैसी तैयारी आपकी रही है? अभी आपको तो कैसा महसूस हो रहा है? पहले तो ये बताइए, सफलता पाने के लिए आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सिलेक्शन हुआ है ना? हाँ, मैंने पहले यूपीएससी का अटेम्प्ट अच्छा। दिया है, बट उसमें नहीं हुआ था। तो यूपी पीसीएस में पहला अटेम्प्ट है आपका? हाँ, यूपी पीसीएस में भी मैंने जब मैं यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रही थी तो मीनवाइल मैंने एक अटेम्प्ट दिया था। उसके बाद ये वाला अटेम्प्ट था जिसमें मेरा मेंस क्लियर हुआ और मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ, तो वही सिलेक्शन हुआ है अभी। तो क्या सफ़र कैसा रहा ये आपकी जो सफलता है, इसके पीछे कैसी मेहनत रही है? कितना पढ़ना चाहिए लोगों को? जो तैयारी कर रहे लोग हैं उनको ज़्यादा क्यूरियोसिटी इसी बात की होती है कि हम किस रास्ते को चुनें, कैसे पढ़ें? नहीं, ये जो पूरी जर्नी है, तो मेरा ये मानना है कि ये जर्नी 1-2 महीने की जर्नी नहीं है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर हम नॉर्मल भी देखें, नॉर्मली भी अगर कोई बहुत तेज़ी से क्रैक कर रहा है या बहुत जल्दी क्रैक कर ले रहा है, तो भी इसमें 1-1.5 साल का प्रोसेस होता है, उतना टाइम लगता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बहुत घंटे मायने नहीं रखते हैं कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की, मायने ये रखता है कि आप जितना भी पढ़ रहे हो उतना डेली पढ़ो। अगर आप मिनिमम 6 आवर्स भी पढ़ रहे हो तो वो डेली पढ़ो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने तो ऐसा 17-18 घंटे की पढ़ाई नहीं की है, मैंने मैक्स टू मैक्स 10 घंटे तक मेंस में मेरा गया है रेंज, और प्री में तो 8 से 9 घंटे या 9 से 10 घंटे, कभी एज़ पर द नीड जैसी रही है। वैसे ही मैंने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी हमेशा से पढ़ाई में कि अगर कभी कभी आपका मन ना भी करे तो आप 3-4 घंटे ही पढ़ लो, उतना भी काफ़ी है। तो इस तरीके से मैंने फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करते हुए पढ़ाई की है। और मेरा ये मानना है कि पूरे जो प्रोसेस है उसमें आप ये भी ध्यान दें कि आप अपने एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखें, और जो भी चीज़ आपको पसंद है, बीट मूवी देखना, वेब सीरीज़ देखना, या पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, व्हाट्सोएवर, बुक रीडिंग, जो भी आपकी हॉबी है उसको मीनवाइल करते रहें, उसके लिए भी समय निकालते रहें, क्योंकि उससे बहुत पुश मिलता है। मेरा ऐसा मानना है कि रिफ़्रेशमेंट बहुत ज़रूरी है इस पूरे प्रोसेस में। कभी कभी ऐसे दिन भी आते हैं कि बहुत डीमोटिवेशन हो जाता है या समझ नहीं आता है कि पढ़ाई किस डायरेक्शन में जा रही है, तो उन सब टाइम पे इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम ब्रेक लें, हम थोड़ा रिलैक्स करें। इसका ये मतलब नहीं कि रिलैक्स बहुत लंबा हो जाए, रिलैक्सेशन का प्रोसेस, बट हाँ बिल्कुल एक जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ टाइम है वो आप डिवोट करें पढ़ाई को, और उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप सफिशिएंट ब्रेक लें और उसके बाद वापस से इस पूरे प्रोसेस में आएँ, क्योंकि इट्स लाइक द प्रोसेस कि आप हर टाइम आपको ऐसे नहीं रहना है कि बस पढ़ते ही जा रहे हैं। और ये मुझे ऐसा लगता है कि फिज़िकली बॉडी के लिए पॉसिबल भी नहीं है कि आप कॉन्स्टेंटली पढ़े जा रहे हो। तो ये मेरा अप्रोच नहीं रहा है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं लोगों से भी मिलूँ जुलूँ, और मैंने फैमिली फंक्शंस वगैरह भी सब अटेंड किया है, और एक जो कांस्टेंट लेवल पे पढ़ाई है वही की मैंने, कंसिस्टेंसी मेंटेन की, रिवीजन किया, और टेस्ट सीरीज़ पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट सीरीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरे प्रिपरेशन में। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे हर चीज़ याद है या मुझे आती है, बट उस चीज़ के कितने डायमेंशंस हो सकते हैं वो आप क्वेश्चन से ही डिस्कवर कर सकते हो, या PYQ से डिस्कवर कर सकते हो कि किसी भी चीज़ के कितने डायमेंशंस हो सकते हैं और कितने तरीके से सवाल आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, और अगर आप टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं तो उनमें जो भी फीडबैक आपको मिल रहा है, जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, उन पर ध्यान दें और उन पर हमेशा इम्प्रूवमेंट का एक स्कोप रखें। ये इसमें कुछ ऐसी ईगो की बात नहीं है कि ज़्यादा आ गया कम आ गया, जो भी है एक्सेप्ट इट, मूव फॉरवर्ड और पॉजिटिवली लें हर चीज़ को। बाकी आपकी जो फैमिली है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनका पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको कॉन्स्टेंटली डीमोटिवेट कर रही है, उनसे दूर रहें, क्योंकि वैसे भी इतना फ्रस्ट्रेशन है इस फील्ड में, बच्चे अक्सर बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हम लोग भी रहते थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा आप इस चीज़ का ध्यान दें कि जिन लोगों से आप सराउंडेड हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए,
उनका जो रोल है आपकी लाइफ में वो बहुत पॉजिटिव, वो हमेशा आपको पुश करें कि नहीं ठीक है, अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो रहा है तो ठीक है, इम्प्रूव हो जाएगा या आप कर लोगे। तो हमेशा ऐसे लोगों से मैं घिरी रही हूँ पूरे प्रोसेस में। मेरे भैया लोग हैं, वो लोग प्रिपरेशन करते हैं दिल्ली से, तो उन लोगों का रोल बहुत रहा है पूरे प्रोसेस में। वो लोग कॉन्स्टेंटली डिस्कशन डिबेट ये भी करते थे और बहुत रिफ़्रेश होने के लिए भी हमेशा बोलते रहते थे कि नहीं थोड़ा ब्रेक भी लो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी करो। तो हमेशा उन लोगों ने कोशिश की है कि मैं एक सही दिशा में जाऊँ, हमेशा सही दिशा में काम करूँ। बाकी मेरी फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ी नहीं रही है हमेशा से, बट मेरी जो भी फ्रेंड सर्कल रही है, मैं जो भी फ्रेंड्स बनाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके साथ ग्रो करूँ और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो मेरे माइंड पे उनका। तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड रही है साक्षी तिवारी, तो वो मेरी रूममेट भी रही है, तो उसने काफ़ी पूरे प्रोसेस में मुझे हेल्प किया, सपोर्ट किया। पूरा मेंस के प्रोसेस में उसने मुझे बहुत हेल्प की है। तो इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपके दोस्त कैसे हैं या आपके रिलेटिव्स कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी है। मुझे कांस्टेंट सपोर्ट मिला है मेरे परिवार से, मम्मी से, पापा से, बड़े पापा से, पूरी फैमिली से। तो उसका ही रिज़ल्ट में मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों की विशेज़ ही थी कि मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ आपके सामने। तो ऐसा मेरा मानना है। पिताजी आपके टीडी इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पे हैं, इसके पूर्व में वो कहीं और प्रधानाचार्य थे। उनसे मुझे जानकारी हुई कि वो आपके सिलेक्शन से पूर्व आपको प्यार से, दुलार से एसडीएम करके बुलाते थे, एसडीएम साहिबा करके बुलाते थे। आज आप एसडीएम बन गई हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी बहुत मोटिवेशन रहा होगा आपको। तो क्या कैसे कहते थे वो, एक बार आप जरा हम हमारे दर्शकों को बताइए कि एक पिता जैसे अपनी बेटी को पहले से ही एसडीएम का सपना कुछ न कुछ तो रहता है ना, कि उस तरह से आदमी ढालता है उस चीज़ को। आपके मन में भी रहा होगा? पापा जब मैं छोटी थी तब से पापा का ये था कि तुम्हें सिविल सर्विसेज ही करना है, और तब मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था कि सिविल सर्विसेज होता क्या है, बस मुझे ये था कि मुझे करना है, मुझे आईएएस बनना है। तो हमेशा से पापा ये चीज़ बचपन से दिमाग में डालते थे, और पापा को हमेशा ये था कि मेरी बेटी एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी। तो पापा पहले भी ये चीज़ बहुत करते थे कि हमेशा कभी कभी मुझे इन सब नाम, पहले तो आईएएस की मैं प्रिपरेशन करती थी तो उस टाइम भी पापा कभी कभी डीएम साहिबा बोलते थे। फिर जब पीसीएस में सिलेक्शन हो गया तो पापा का कांस्टेंट था कि अगर पापा फ़ोन उठाते थे तो रात में हमारी डेली बात हो जाती थी मेंस के बाद, तो पापा हमेशा मुझे एसडीएम साहिबा ही बोलते थे हमेशा। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो आसपास के लोग आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो भी आपके लिए सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप अपने आप भी मैनिफेस्ट करने लग जाते हो कि नहीं नहीं यही चीज़ करनी है या यही चाहिए मुझे। तो उस चीज़ में मुझे लगता है कि आसपास के जो लोग हैं वो आपको क्या बोल रहे हैं ये मायने रखता है। तो पापा ने हमेशा ये चीज़ दिखाई कि नहीं यही करना है, यही बनना है। तो उस चीज़ का जो क्लैरिटी है, जो विज़न है, जो थॉट प्रोसेस है, वो पापा ने ही दिया है कि नहीं करना तो यही है। तो इट्स लाइक कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मेरे पास कोई ऑप्शन बी भी है या मैं इस फील्ड को छोड़ के कुछ और करूँगी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं प्राइवेट में जॉब कर लूँगी या कुछ भी। तो हमेशा से उस चीज़ का जो श्रेय है वो मैं पापा को ही देना चाहूँगी कि पापा ने कॉन्स्टेंटली ये चीज़ बोल बोल के मेरे दिमाग में फीड कर दिया कि करना यही है, तुम हो यही। तो आज पॉसिबली वही पोस्ट भी मिली है, तो पापा के वर्ड सारे सच हो गए। तो आई फील कि आपको हमेशा मैनिफेस्ट करते रहना चाहिए आप जो भी करना चाहते हो लाइफ में। और बाकी आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? पढ़ाई लिखाई मैंने अर्ली स्कूलिंग तो सेंट जॉन्स स्कूल से की है। कहाँ तक? वहाँ 12th तक, मतलब सेकंड नर्सरी से आपने ज्वाइन किया? नहीं, नर्सरी से नहीं ज्वाइन किया था मैंने। हरिहर सिंह पब्लिक स्कूल कॉन्वेंट स्कूल से सेकंड तक पढ़ाई की थी। उसके बाद मैं सेंट जॉन्स स्कूल से, हाँ, सेकंड से 12th तक मैंने वहीं पढ़ाई की है आईसीएसई बोर्ड से। उसके बाद फिर मैंने टीडी कॉलेज से, टीडी महिला से, उससे मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर मैंने टीडी डिग्री कॉलेज से अपना पीजी कंप्लीट किया। फिर मैंने अभी रिसेंटली नेट क्वालिफाई किया है पॉलिटिकल साइंस से, और यही पूरा एजुकेशन। तो जो आपकी आईसीएसई बोर्ड की पढ़ाई थी, इसके बाद ज़्यादातर लोग दिल्ली के बड़े बड़े कॉलेज, डिग्री कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज़ में। तो एक मतलब विरला ही हम जितने लोगों को जान रहे हैं लगभग जौनपुर में, इस तरह के लोग यहाँ से निकल के सीधे जेएनयू में एडमिशन ले लेते हैं, तैयारी में जुट जाते हैं। और आप सीधे आईसीएसई बोर्ड से निकल के टीडी महिला और टीडी डिग्री कॉलेज में आई और फिर तैयारी करने गई, और फिर आपको ये एक बिग अचीवमेंट के रूप में मिला है। तो कैसे देखती हैं आईसीएसई बोर्ड से फिर तमाम ये हिंदी
क्षेत्र में, फिर चूंकि इंग्लिश मीडियम का स्कूल है वो सेंट जॉन्स, तो कैसे आपको कितना सपोर्टिव रहा है इस तैयारी के लिए? मेरा ऐसा मानना है कि मैंने आईसीएसई बोर्ड से पढ़ाई की थी, तो उनका जो इंग्लिश का बेस वगैरह है वो काफ़ी अच्छा है, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी चीज़ों में। बाकी इस फील्ड में आने के बाद तो अंत में सबको पढ़नी एनसीईआरटी ही पड़ती है, तो मैंने भी अलग से फिर एनसीईआरटी पढ़ी थी। मतलब 6 to 12th की एनसीईआरटी एक बारी कवर तो करनी ही पड़ती है, तो मैंने भी वो चीज़ कवर की थी। ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरी पूरी पढ़ाई एनसीईआरटी बेस्ड थी, बट हाँ मैंने इनिशियली एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। तो आईसीएसई की अगर बात करूँ तो डेफिनेटली नॉलेज लेवल में कोई कमी नहीं है, कंटेंट वही है ऑलमोस्ट, वो भी वही कंटेंट देते हैं, ये भी वही कंटेंट देते हैं। बट हाँ ये कहूँगी कि अगर आप इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपको पढ़नी एनसीईआरटी ही है। तो अगर आपको इन केस आपको ऐसा लगता है तो आप सीबीएसई ही प्रेफर करो। और दूसरी बात रही ट्रांजिशन की, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ मेरे भी ऐसे काफ़ी सारे बैचमेट्स रहे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है सब में गए। मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन भी हुआ था मेरिट बेसिस पे, बट कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से मैं नहीं जा पाई थी। तो उसके बाद फिर बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, बहुत गाँव से भी बच्चे पढ़ते हैं, वो भी निकल जाते हैं। तो मैंने इस चीज़ को कभी नहीं सोचा एज अ बैरियर कि मैंने जेएनयू या डीयू से पढ़ाई नहीं की है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है या मैं नहीं कर पाऊँगी। और हमेशा पापा ने भी यही बोला है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि इस चीज़ के लिए तुम्हें कोई बहुत हाई फाई कॉलेज ही जाना पड़ेगा। जाना था, डेफिनेटली सब जाना चाहते हैं, मैं भी जाना चाहती थी, बट कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मुझे करना है ये, तो मैं थोड़ा थोड़ा ग्रेजुएशन से ही करना स्टार्ट कर दी थी। मतलब एक बेसिक आइडिया जो है, बेसिक जो रीडिंग है वो मैंने करनी तभी शुरू कर दी थी। और बीए और एमए की वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है, क्योंकि मैंने आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ले रखे थे, ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट्स थे मेरे, तो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ने से उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली कि मैं इस पूरे प्रोसेस में एक तरीके से अपडेटेड रही कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में 12th तक तो साइंस ओरिएंटेड पढ़ाई होती है। तो मैंने मैथ्स ले रखा था, तो मेरा इतना टच नहीं था ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से। सो बीए और एमए से मुझे काफ़ी हेल्प मिली और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड बुक्स को प्रेफर किया, जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी थी और आर.एस. शर्मा पढ़ी थी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी। और इसी तरीके से मैंने हर सब्जेक्ट के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनकी भी पढ़ाई की। और उसके बाद जब मैं पीसीएस स्पेसिफिक हुई तो मैंने बेसिकली ज़्यादातर घटना चक्र के रिसोर्सेज प्रेफर किए, क्योंकि वो क्वेश्चन बेस्ड बुकलेट्स आती हैं, तो उनसे आपको सारे डायमेंशंस खुल जाते हैं कि किस क्वेश्चन में या किस टॉपिक में क्या डायमेंशन कवर करना है। तो उसी के थ्रू मैंने तैयारी करी है पूरी। प्री में तो बहुत हेल्पफुल है, मेरा ऐसा मानना है घटना चक्र। और मेंस में भी मैंने कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन रिसोर्सेज प्रेफर किए थे, जैसे मैंने धे आईएएस से कोचिंग ली है, मतलब टेस्ट सीरीज़ ली है मेंस के लिए। और मैंने ऑनलाइन ACUPPSC करके वंदना मैम है, मैंने उनसे डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम ले रखा था। तो इन सब ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है मुझे एनालाइज करने में, समझने में कि क्या मेरी वीकनेस है या क्या मेरी गलतियां हैं। क्योंकि इनिशियली कोई भी अच्छी आंसर राइटिंग नहीं करता है, मतलब जब आप अपना फर्स्ट आंसर लिखते हो तो दैट्स ऑलवेज नॉट द बेस्ट आंसर, और वो किसी का भी नहीं होता है। तो उस पूरे प्रोसेस में इम्प्रूव करने के लिए मुझे काफ़ी हेल्प मिली टेस्ट सीरीज़ वगैरह से। तो इसी तरीके से मैंने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की है। आपकी जो पढ़ाई रही है क्लासेस में, कैसी पोजीशन रही है आपकी शुरू से, मतलब शुरू बचपन से लेकर के अब तक क्लासेस में कैसी पोजीशन रही है? इनिशियली से ही हमेशा से मेरी रैंक अच्छी ही रही है। अच्छा। हाँ, नहीं, अभी बीच में जैसे बहुत सारे आईपीएस और आईएएस का आया कि एक अभी जो आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर हैं जो जिन पे फिल्म भी बनी थी आईपीएस अभी, मनोज शर्मा, तो उन पे फिल्म बनी थी। तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपकी भी क्या कुछ ऐसी कहानी है कि क्लास में बहुत वीक रही हो, आगे चल के इम्प्रूवमेंट हो गया हो? नहीं, ऐसा कुछ? मेरी ऐसी कोई कहानी नहीं है कि मैं पहले इनिशियली वीक थी। मेरा क्लास में परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छा रहा है, इसीलिए पापा को लगता था कि मैं सिविल सर्विसेज कर सकती हूँ। तो इसीलिए बचपन से उनको ऐसा था कि तुमको यही करना है। मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो IIT IIM हर जगह पे हैं और अपनी अपनी फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट मुझे हमेशा से ये चीज़ पता थी कि मुझे करना यही है।
तो बचपन से एक फीड था मेरे दिमाग में कि यही करना है, इसी तरीके से करना है। तो मैंने हमेशा उस चीज़ को ही देखा, उसी चीज़ को समझा और उसी तरीके से अपनी पढ़ाई को फ्रेम करने की कोशिश की है। और एज सच क्लास में परफॉर्मेंस तो हमेशा ही अच्छी ही रही है। मतलब क्लास में मतलब जैसे डांस कंपटीशन है या भाषण है या इन सब चीज़ों में भी आप भाग लेती रही हैं? डांस में तो मैंने नहीं पार्टिसिपेट किया है बहुत, बट हाँ डिबेट्स, डिस्कशंस और ये सब एंकरिंग वगैरह जो स्कूल में होती हैं, इन सब में मैंने हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। मैं अपने स्कूल में स्कूल कैप्टन भी रह चुकी हूँ 12th क्लास में। तो इसी तरीके से रहा है पूरा। मतलब मोस्टली मैं ऐसी कोशिश करती थी कि जो लीडरशिप रोल्स हैं उनमें मैं ज़्यादा पार्टिसिपेट करूँ, तो मेरा उधर ज़्यादा रुझान रहा है, तो मैंने वही किया है स्कूल में। जौनपुर में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जौनपुर में आप देखिए तो यहाँ के बच्चे जो अफसर बने हैं तमाम पूरे भारत में आपको मिल जाएंगे यहाँ के बच्चे। तो ऐसे में उन बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, गांव से हैं, कम सुविधाएं हैं जिनके पास, उनको क्या कहना चाहेंगी? मेरा ऐसा मानना है कि आज के टाइम पे तो जो ऑनलाइन पेनिट्रेशन है वो काफ़ी बढ़ गया है। जो ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बैरियर था शहर और गांव का वो काफ़ी ख़त्म हुआ है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हर घर में सबके पास फ़ोन भी हैं और इंटरनेट कनेक्शंस भी हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो उसके तब आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, सब कुछ आपके फ़ोन में है। अगर आपका इंटेंशन है और आप चाहते हो करना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारे गांव के बच्चे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन आईएएस में भी जैसे आप देख सकते हैं दिव्या तन्वर वगैरह जैसे जो टॉपर्स रही हैं, वो उन सब ने गांव से पढ़ाई करी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कोई बैरियर नहीं है सच कि आप गांव से पढ़ाई करोगे तो आप नहीं क्वालिफाई कर पाओगे या कुछ भी। अगर आपका एक विज़न क्लियर है और आप अपने फ़ोन का, अपने रिसोर्सेज का, हर चीज़ का एक सही इस्तेमाल कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके लिए अबंडेंट रिसोर्सेज अवेलेबल है और बहुत फ्री मटेरियल अवेलेबल है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे बहुत हेल्पफुल हैं। और मेरा ये मानना है कि अभी इस समय, पहले तो इश्यूज़ थे, बहुत इश्यूज़ थे। मेरा ऐसा मानना है कि पहले जब लोग तैयारियाँ करते थे तो लोग स्पेशली माइग्रेट करते थे अपनी जगह से, अपने होम टाउन से, क्योंकि उनको रिसोर्सेज नहीं मिलते थे। पर अगर आज के टाइम पे हम देखें तो इतने सारे रिसोर्सेज फ्री में फ़ोन में अवेलेबल है, आपके नेट पे इतने सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं कि अगर आप कहीं से भी चाहें तो देश के किसी भी कोने से बैठ के किसी भी चीज़ की पढ़ाई आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप अफसर बन गई हैं, कुछ दिन बाद बन जाएंगी। और ऐसे में आप जो गरीब तबका है, जो आपकी सोच रही है, आप लोगों की किस तरह से मदद करना चाहेंगी? जो फरियादी होते हैं, जिनकी बात ज़्यादातर अधिकारी कभी नहीं सुनते हैं, फिर वो ऊपर जाते हैं, तो उसको किस तरह से आप अपनी जो सोच है वो बताइए कि कैसे आप अपनी जब ये सर्विस शुरू करेंगी तो क्या सोच के साथ शुरू करेंगे गरीबों के लिए? अगर इसकी बात करें तो हमेशा से मैंने बचपन से अपने पापा को देखा है। मेरे पापा बहुत सोशल वर्क में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। मैंने उनको हमेशा देखा है कि कैसे वो लोगों की हेल्प करते हैं, और जो गरीब बच्चे हैं स्पेशली उनकी एजुकेशन पे पापा कितना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं अपने लेवल पे, नॉट कि गवर्नमेंट के पैसे से, वो अपने पैसे से भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन हमेशा से देते आए हैं। तो वो चीज़ मैंने हमेशा से बचपन में से देखी है कि किस तरीके से आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। और ये ज़रूरी है कि आप लोगों की जो नीड्स हैं उनके टुवर्ड्स एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखो कि नहीं, मतलब जो जिसकी ज़रूरत है, जो जिसके हिस्से का है, वो बिल्कुल मिलना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही यही है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाती है गरीबों के लिए, बहुत सारे काम करती है। अगर वो काम उन तक नहीं पहुँचेगा तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, क्योंकि कुछ भी हो, ऊपर से जो चीज़ें आती हैं वो ट्रिकल डाउन करते करते कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो ग्राउंड लेवल है उस लेवल पे मैं कॉन्स्टेंटली लोगों को उनसे जो उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, वो ज़रूर उन तक पहुंचाऊं और उनको कॉन्स्टेंटली ये मॉनिटर करूं कि हमेशा मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है कि एक सोशल ऑडिट होते रहना चाहिए हर चीज़ का, कि क्या लोगों तक एक्चुअली चीज़ें पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। तो लोगों से मिलना, लोगों की ज़रूरतें समझना, इन सब चीज़ों पे मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से ध्यान दूंगी
और हमेशा पापा इस चीज़ में गाइड भी करते रहेंगे, मुझे पता है, क्योंकि पापा हमेशा इस चीज़ में बहुत एक्टिव रहते हैं। तो मैं उनकी बहुत हेल्प लेने वाली हूँ इस पूरे प्रोसेस में, कि कैसे मुझे एक्चुअली में लोगों तक अप्रोच करना है, उनके बीच बैठ के उनकी बात सुननी है, उनकी बात समझनी है और फिर उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। जो भी सरकार स्कीमें हैं सारी चीज़ें अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। इन सब चीज़ों में पापा हमेशा बहुत जागरूक रहे हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो उनको एक बैरियर हमेशा फील होता है कि मतलब एक ऑफिसर की पोजीशन रहे तो आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, तो वो चीज़ मैं कमी पूरा करूँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, धन्यवाद आपको बातचीत करने के लिए एस टेस्टेड न्यूज़ से, बहुत बहुत धन्यवाद।